सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो कपास फसल के बारे में करेंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा सारा मैटर है। ये जो है एक मुख्य फसल है रेशे की, और जो है इसमें ज़्यादा जो है कंटेंट है, तो इसलिए आज मैं केवल कपास के बारे में परिचर्चा करूँगा। उसमें भी रोग, कीट और पोषक तत्व छोड़ करके बाकी सारा मैं आपको बताऊँगा, जो भी क्वेश्चन आने से की संभावना रहती है कपास की फसल से परीक्षाओं में। तो हम चलते हैं कपास। इसको इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। कपास का जो वनस्पतिक नाम है वो देसी कपास, देसी कपास पुराने विश्व की कपास, विश्व की कपास भी कहलाती है। क्या कहलाती है? पुराने विश्व की देसी कपास को जो है पुराने विश्व की कपास भी कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। एक जो है गॉसिपियम आर्बोरियम, क्या है? गॉसिपियम आर्बोरियम, एक का साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरा है गॉसिपियम हर्बेशियम। क्या है? गॉसिपियम देसी कपास जो है दो तरह की होती है, गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेशियम। आप इसको नोट कर लीजिए। अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास, इसे जो है नए विश्व की कपास भी कहते हैं। नए विश्व की कपास, क्या है? नए विश्व की कपास। ये भी जो है दो प्रकार की है। नंबर एक गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम वो देसी कपास थी, ये अमेरिकन कपास है। गॉसिपियम हिर्सुटम, क्या है? गॉसिपियम हिर्सुटम। अमेरिकन कपास, कौन सी कपास? अमेरिकन कपास। दूसरी क्या है? गॉसिपियम बार्बेडेंस,
10 इसको कहते हैं इजिप्शियन कपास। इजिप्शियन इजिप्शियन कपास, इजिप्शियन कपास, ठीक है। अमेरिकन कपास दो प्रकार की भी होती है, गॉसिपियम हिर्सुटम जिसको अमेरिकन कपास कहते हैं, और गॉसिपियम बारबेडस जिसको जो है इजिप्शियन कपास भी कहा जाता है, इजिप्शियन कपास, ठीक है। आप इसका कुल जो है, कुल इसको फैमिली कहते हैं, मालवेसी, इसी कुल का भिंडी भी है, कुल मालवेसी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। कुल मालवेसी, ठीक है, नोट कर चुके होंगे आप। उत्पत्ति, उत्पत्ति, स्थान भारत, उत्पत्ति स्थान भारत। भारत में 90% क्षेत्र पर, भारत में 90 क्या 96% क्षेत्र पर हिर्सुटम प्रजाति व उसके संकर उगाए जाते हैं, व उसके संकर उगाए जाते हैं, ठीक है। भारत में उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। भारत में 96 क्षेत्र पर हिर्सुटम प्रजाति व उसके संकर उगाए जाते हैं। कपास को कभी कभी पूछ लेता है, सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को सफेद सोना कहते हैं, कपास को सफेद सोना कहते हैं। रेशा वाली फसलों का, रेशा वाली फसलों का राजा, राजा भी कहते हैं। रेशा वाली फसलों का राजा भी कहते हैं और कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, ठीक है। विश्व में क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है। किसका है? भारत का है, ठीक है। विश्व में क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है। कपास का उत्पत्ति स्थान भारत है। भारत में 96% क्षेत्र पर हिर्सुटम और उसके संकर जो है उगाए जाते हैं, और कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है और रेशा वाली फसलों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। और जो है कपास को जो है विश्व में क्षेत्रफल में प्रथम स्थान जो है भारत का है, लेकिन उत्पादन में चीन का है। मैं भी आपको लिखा दे रहा हूं, चीन का है, ठीक है। प्रथम स्थान चीन का। उत्पादन में
प्रथम चीन तथा सेकंड भारत, उसके बाद अमेरिका। सेकंड भारत तथा प्रथम चीन तथा सेकंड स्थान भारत का है। ठीक है, ये जो है डे न्यूट्रल प्लांट है, मैं इसे बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। कपास जो है डे न्यूट्रल प्लांट है और C3 ग्रुप का पौधा है। C3 ग्रुप का पौधा। C4 ग्रुप में कौन कौन सा है? गन्ना, ज्वार, बाजरा, मेज। ठीक है, C3 ग्रुप का पौधा है। उत्पादन तथा क्षेत्रफल में गुजरात का प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्पादन तथा क्षेत्रफल में गुजरात का प्रथम स्थान है। कपास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपास की रुई की एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम होता है। कितना? 170 किलोग्राम होता है। और जूट की एक, उसका जो रेशा होता है, उसके तने से, जूट के तने से जो रेशा निकलता है, उसके जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? 180 किलोग्राम। कितना? 180 किलोग्राम होता है। ठीक है, उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का तथा सेकंड स्थान भारत का है, तृतीय स्थान जो है अमेरिका है। ये C3 ग्रुप का पौधा है। उत्पादन तथा क्षेत्र में भारत की जब बात होगी तो उत्पादन तथा क्षेत्रफल में गुजरात का प्रथम स्थान है। कपास की जो एक रुई होती है, गट्ठर बनता है उसका, कपास की, वो जो है 170 किलोग्राम का होता है। कितना? 170 किलोग्राम का। लेकिन जूट का जो एक गट्ठर बनता है उसका वजन 180 किलोग्राम होता है। या तो ये अकेले मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, और नहीं तो मैचिंग में भी आ जाता है, दोनों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कपास में जो तेल होता है, तेल की मात्रा 15 से 25%। कितना? 15 से 25% होता है। ठीक है, तेल की मात्रा 15 से 25%। कपास में रेशा और बिनोले का अनुपात, ऐसे पूछ लेगा, कपास में बिनोला और रेशे का अनुपात क्या होता है? कपास में रेशा व बिनोला का अनुपात 33% होता है। कपास में रेशा और बिनोला का अनुपात 33% होता है। सीड कॉटन, एक होता है कॉटन सीड, एक होता है
सीड कॉटन। ठीक है, सीड कॉटन क्या होता है? सीड प्लस लिंट। जब सीड के साथ लिंट होता है, उससे हटाया नहीं जाता है, तो उसको सीड कॉटन कहते हैं। सीधा लिखा होता था, सीड कॉटन कहा जाता है। कॉटन सीड, कॉटन सीड, सीड कॉटन, कॉटन सीड। लिंट को हटाने के बाद, लिंट को हटाने के बाद, लिंट को हटाने के बाद, लिंट को हटाने के बाद जो बीज बचता है, जो बीज बचता है, उसे कॉटन सीड कहते हैं। उसे कॉटन क्या कहते हैं? कॉटन सीड कहते हैं। ठीक है, सीड कॉटन, सीड प्लस लिंट। जब सीड के साथ पूरा सीड जो होता है वो लिंट उसके साथ रहता है, तो उसको जो है सीड कॉटन कहते हैं। और कॉटन सीड जो है, लिंट को हटाने के बाद जो बीज बचता है, उसे कॉटन सीड कहते हैं। ठीक है, तेल की मात्रा 15 से 25%। कपास में रेशा और बिनोला का जो अनुपात होता है वो 33% होता है। और सीड कॉटन तो आप समझ ही गए होंगे, सीड पूरा जब रहता है, लिंट के साथ रहता है, तो उसको सीड कॉटन कहते हैं। और कॉटन सीड, उसको कॉटन सीड कब कहते हैं? जब उसको लिंट को हटा देते हैं। लिंट को हटाने के बाद जो बीज बचता है, उसे सीड कॉटन, कॉटन सीड कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कपास में सेलुलोज होता है। ठीक है, कपास का रेशा क्या है? सेल्यूलोज। कपास का रेशा सेल्यूलोज से बना होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसमें सेल्यूलोज नहीं है। ठीक है, तो कपास भी उसमें ऑप्शन रहता है। कपास के लंबे रेशे को लिंट, कपास के लंबे रेशे को लिंट, कपास के लंबे रेशे को क्या कहते हैं? लिंट कहते हैं। कपास के लंबे रेशे को लिंट कहते हैं। कपास के छोटे, कपास में लंबे रेशे छोटे रेशे दोनों होते हैं। छोटे रेशों, कपास के छोटे रेशों को फज क्या कहते हैं? फज, FUZZ। क्या होगा? फज, FUZZ, फज कहते हैं।
ठीक है। कपास के लंबे रेशे को लिंड कहते हैं, कपास के छोटे रेशे को फज कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कपास का जो फूल होता है इसको स्क्वायर कहते हैं। कपास के पौधों में, कपास के पौधों में फूल को क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तथा जो उसका वो होता है, फल होता है, फल तथा फलों को डोडा क्या कहते हैं? डोडा, जिसको बॉल भी कहा जाता है इंग्लिश में, बॉल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉल कहते हैं। कपास के पौधे में फूल को स्क्वायर कहा जाता है तथा फलों को जो डोडा, बॉल कहते हैं। ठीक है। और जो है कपास की 2 शाखाएं होती हैं। कपास की जो है 2 शाखाएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। यहाँ लिख लीजिएगा, कपास में 2 प्रकार की शाखाएं होती हैं। मोनोपोडियल, एक जो है मोनोपोडियल क्या होती है? मोनोपोडियल शाखाएं, मोनोपोडियल शाखाएं, वानस्पतिक शाखाओं इसको कहते हैं। ये जो होती है वानस्पतिक शाखाओं में, वानस्पतिक शाखाओं को मोनोपोडियल कहा जाता है। वानस्पतिक शाखाओं को मोनोपोडियल, इसमें फूल नहीं लगता है, मोनोपोडियल कहा जाता है। ठीक है। मोनोपोडियल कहा जाता है। देखिए, कपास के पौधों में फल को स्क्वायर तथा फूल को स्क्वायर तथा फलों को जो है डोडा कहा जाता है। और कपास में 2 प्रकार की शाखाएं होती हैं। नंबर 1 मोनोपोडियल शाखाएं, जो वानस्पतिक शाखाओं को मोनोपोडियल शाखा कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। वानस्पतिक शाखाओं को जो है मोनोपोडियल शाखा कहते हैं। इसमें जो है फूल नहीं लगता है, इसमें फल नहीं लगता है। दूसरा जो है सिम्पोडियल शाखा। दूसरी शाखा जो है वो है सिम्पोडियल शाखा। ये कपास में प्रजननीय शाखा है। ये कपास में जो है प्रजननीय शाखा है। क्या है? प्रजननीय शाखा है, इसी पे फल लगता है। प्रजननीय शाखा है जिन पर फल लगता है ना। मैं क्या बार बार कर रहा हूँ,
जिन पर फल लगता है, जिन पर फल लगता है। जो है मोनोपोडियल और सिम्पोडियल जो है शाखा है, ये दो प्रकार की होती हैं। इस पे जो है सिम्पोडियल शाखा, ये कपास में प्रजननीय शाखा है जिन पर फल लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो है पर परागण होता है, ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड। ये जो है परागण जो है बहुधा क्रॉस, परागण जो है बहुधा क्रॉस, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफ्टन क्रॉस। और जो है मधुमक्खियों द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता। पूछ लेगा कि मधुमक्खी सॉरी कपास में जो परागण जो है किसके द्वारा होता है, तो टर्माइट दे देगा, हाउस फ्लाई दे देगा, गंधी बग भी लिख सकता है, और मधुमक्खी तो आप मधुमक्खी को लगाएंगे। 4 ऑप्शन में 3 तो गलत रहेगा, एक ही सही रहेगा, तो आप मधुमक्खी को भी लगा दीजिएगा। ठीक है, तितली दे सकता है, बर्र दे सकता है, मतलब कोई भी दे सकता है, लेकिन आप जो है मधुमक्खी को याद रखे रहिए। आप मधुमक्खी को याद रखे रहिए कि कपास में जो परागण होता है मधुमक्खियों द्वारा होता है। यह बहुधा क्रॉस मतलब ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, बहुधा क्रॉस, बहुधा, ठीक है, द्वारा होता है। H4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, होता है। H4 क्या है? H4 जो है विश्व की पहली संकर किस्म है, विश्व की पहली संकर किस्म है। ठीक है, H4 विश्व की पहली संकर किस्म किसकी? कपास की है, जिसे सीटी पटेल ने गुजरात में 1970 ईस्वी में विकसित किया था। ठीक है, विकसित किया था। ठीक है, इस सिम्पोडियल के बारे में हमने आपको बता दिया, परागण के बारे में बता दिया, और H4 कभी कभी पूछ लेता है कि कपास की पहली हाइब्रिड या संकर प्रजाति कौन सी है, तो H4 जो है, H4 पहली संकर किस्म है जिसको सीटी पटेल ने विकसित किया 1970 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लीजिए। कपास के ही फैमिली का एक भिंडी पौधा है जो सब्जी में आता है। तो ये कपास और भिंडी में जो है कम तापमान जब रहेगा तो अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, किसमें? भिंडी और कपास में। इसलिए आपने कभी भिंडी की खेती ठंडी में नहीं देखी होगी आपने, ठंडे मौसम में। तो कपास में जो बीज अंकुरण के लिए इसको जो है बीज अंकुरण, आप इसको याद कर लीजिए, इसी के साथ कपास और भिंडी दोनों आ जाएगा। बीज अंकुरण के लिए 16 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 16 डिग्री सेल्सियस से अधिक
होना चाहिए। ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए, से अधिक तापमान होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया बीज दर। बीज दर जो है देसी कपास के लिए, देसी कपास, देसी कपास का चाहिए 10 से 18 केजी। कितना? 10 से 18 केजी पर हेक्टेयर। ठीक, अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास 18 से 20 केजी। कितना? 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तापमान अंकुरण के समय कम नहीं होना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस से, इससे ऊपर ही चाहिए इसमें और भिंडी में। और इसकी बीज दर जो है, सीड रेट जिसको बोलते हैं, देसी कपास में जो है 10 से 18 केजी पर हेक्टेयर, और अमेरिकन कपास में 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। अभी इसका क्या है, बीटी कॉटन, संकर कपास, सब में अलग अलग बीज दर है। और पौधा कितना होना चाहिए? 55,000। देसी, इन जो देसी और अमेरिकन कपास है उसमें पौध संख्या 55,000। कितना? 55,000 प्रति हेक्टेयर। इसको नोट कर लीजिए, सब पूछ सकता है। 55 हेक्टेयर होना चाहिए। संकर कपास, संकर कपास है तो इसमें सीड रेट ऑलरेडी कम लगेगा। दो से 3 केजी प्रति हेक्टेयर। संकर कपास की जो बीज दर है 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर है। और पौध संख्या 13,388। 13,388 प्रति हेक्टेयर। पौध संख्या जो है 13,388 प्रति हेक्टेयर। बीटी कॉटन, जिसने कॉटन में क्रांति ला दिया, बीटी कॉटन बीज दर 1 से 1.5 केजी। कितना? 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, बीज दर जो है 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। पौध संख्या, पौध संख्या कितना होनी चाहिए? 10,000। 10,000 प्रति हेक्टेयर। ठीक है, देखिए उसमें देसी में 55,000, अमेरिकन में, संकर में बीज दर 2 से 3 केजी, और पौध की संख्या 13,388। बीटी कॉटन में बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम, पौध संख्या जो है कम 10,000। तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि देसी और अमेरिकन कपास में बीज दर ज़्यादा लगेगा तो पौध संख्या ज़्यादा होगी। उससे कम हाइब्रिड या संकर जिसको हम कहते हैं, उससे कम बीज दर लगेगा प्रति हेक्टेयर, तो पौध संख्या उससे कम होगी। और बीटी कॉटन में सबसे कम बीज दर प्रति हेक्टेयर है तो पौध की संख्या सबसे कम होगी। मैचिंग में दे सकता है, तो आप इसको इसे मिलान करना रहेगा। तो आप इसको थोड़ा सा याद करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
पौध से पौध तथा नहीं, कतार से कतार पहले लगा, क्योंकि पहले कतार लिखा जाता है, कतार गुणे पौधा होता है, तो इसलिए जो है हम पहले कतार लिखेंगे। कतार से कतार तथा पौध से पौध पौध से पौध से पौध की दूरी, ठीक है। कतार से कतार तथा पौध से पौध की दूरी। देसी, ये कपास है, तो आप जान लीजिए कि कपास के बारे में बताया जा रहा है। देसी का जो होगा 45 से 60 गुणे कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। अमेरिकन कपास का होगा 60 गुणे 30 सेंटीमीटर, कितना 60 गुणे 30 सेंटीमीटर। संकर कपास का संकर का होगा 100 गुणे 60 सेंटीमीटर। बीटी कपास का जो होगा 100 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि कतार से कतार तथा पौध से पौध की जो दूरी है, देसी में 45 से 60 कतार से कतार की दूरी, और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर। और जो है अमेरिकन कपास में पौध से पौध की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर, और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर, और पौध से पौध की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर। और संकर में जो है कतार से कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर। और बीटी कपास है, बीटी कॉटन में कतार से कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, पूछ सकता है बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन को जब हम लाते हैं खरीद के, तो अगर हमको जो है 800 ग्राम, मतलब जो 20% जो है उसकी जो है बीज ज़्यादा दी जाती है, 20% बीज ज़्यादा दी जाती है चारों ओर लगाने के लिए, किसके, खेत के चारों तरफ लगाने के लिए, जिससे जो है प्रतिरोधी क्षमता जो है उसमें डोडा में जो है कपास के पर प्रतिरोधी क्षमता ना हो। आप इसको नोट लीजिए, मैं बोल दिया हूँ 20% ज़्यादा रहता है, ठीक है, दिया जाता है। तो कपास जो कि रेशे की फसल है, और रेशे की फसल जो है के साथ साथ इसका बिनोला का खली जो है खिलाया जाता है पशुओं को। हरियाणा साइड में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। बीटी कपास में जो जीन डाला जाता है वो बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बीटी कपास में बैसिलस बीटी कपास में बैसिलस थ्यूरिजन बैसिलस थूरी
थ्यूरिनजेंसिस जीवाणु की, ये बहुत पूछा जाता है कि वो जीवाणु होता है कि वायरस होता है कि फफूंद होता है। जीवाणु की जीन डाली जाती है। वो अक्सर पूछता है कि जो बीटी कपास में जो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस है वो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, सॉरी वायरस होता है, फफूंद होता है, क्या होता है? क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो ये जीवाणु होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कभी कभी इसको भी पूछ लेता है इसका नाम कि क्या उस जीवाणु का क्या नाम है। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बीटी कपास के मुख्य खेत के चारों ओर, ठीक है, अभी मैं बता रहा था आपको। तो बीटी कपास के मुख्य खेत के चारों ओर, मुख्य खेत के चारों ओर, मुख्य खेत के चारों ओर 20% क्षेत्र में, क्या है, 20% क्षेत्र में नॉन बीटी क्या होता है, नॉन बीटी कपास उगाना रिफ्यूजिया कहलाता है। देखिए कपास के मुख्य खेत के चारों ओर क्षेत्र में नॉन बीटी कपास उगाना क्या कहलाता है, रिफ्यूजिया। रिफ्यूजी नहीं, रिफ्यूजिया कहलाता है। रिफ्यूजी माने शरणार्थी होता है। बीटी काटन के बारे में मैंने आपको बताया, जीवाणु होता है। बीटी कपास काटन के मुख्य खेत के चारों ओर 20% क्षेत्र में नॉन बीटी कपास उगाना रिफ्यूजिया कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, रिफ्यूजिया क्या होता है, ठीक, रिफ्यूजिया कहलाता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कपास के रेशे की मोटाई, कपास के रेशे की मोटाई नापते हैं नेफिनेस, नेपीनेस, नेफी नहीं, नेपीनेस, कपास की मोटाई नापते हैं नेपीनेस। फाइबर फाइनेस का मेजर जो है माइक्रोनेयर होता है। माइक्रोनेयर क्या होता है, माइक्रोनेयर। फाइबर फाइनेस का मेजर माइक्रोनेयर, और कपास के रेशे की मोटाई नापते हैं नेपीनेस में, ठीक है, नेपीनेस। फाइबर फाइनेस का मेजर माइक्रोनेयर, ठीक है। कपास का जो रेशा होता है, कपास के रेशे की परिपक्वता को
को नापते हैं किसके द्वारा? एरियोलोमीटर द्वारा। एरियोमीटर के द्वारा कपास के रेशे की परिपक्वता को नापते हैं एरियोलोमीटर के द्वारा। ठीक है। कपास के उसमें क्या कहते हैं, कपास के बिनोले में बहुत पूछा गया है। कपास के बिनोले में गॉसिपॉल क्या है? गॉसिपॉल नामक विषैला तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देखिए, कपास के रेशे की मोटाई नापते हैं नेपिनेस फाइबर फाइनेंसेस का मेजर माइक्रोनियर द्वारा, और कपास के रेशे की परिपक्वता को नापते हैं एरियोलोमीटर के द्वारा। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कपास की जो परिपक्वता है किसके द्वारा नापते हैं, तो एरियोलोमीटर के द्वारा। कपास के बिनौले में गॉसिपल क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कपास के बिनौले में कौन सा तत्व जो है जहरीला तत्व पाया जाता है, तो होता है गॉसिपॉल। कौन सा? गॉसिपॉल। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज मैंने आपको जो है कपास के फसल के बारे में आपको बताया। इसमें जो है पोषक तत्व, रोग और जो उसमें कीट लगते हैं उनके बारे में नहीं बताया हूँ, लेकिन इसके जो कीट हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है, खास करके वार्म, बॉल वार्म जो है, पिंक बॉल वार्म, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो कैसे स्प्रेड होता है और कितना नुकसान करता है। तो मैं पहले आपको रोग, पोषक तत्व और कीट को छोड़ करके जितनी भी फसल है आपका एग्रोनॉमी की क्रॉप जितनी भी हैं उनको पढ़ा दूंगा। तो उसके बाद सब फसलों का जो है रोग, कीट और उत्पादन और पोषक तत्व सबका एक साथ आपको पढ़ा दूंगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।